प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर जैन रोजगार क्लासेस के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हूं। कल मैंने सिलेबस के संबंध में डिस्कस किया था कि भारतीय संविधान का सिलेबस क्या है, किन किन सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों का नेचर क्या होगा, किस प्रकार के प्रश्न निरंतर पूछे जाते हैं, कौन से प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं, कौन से प्रश्न कथन और कारण पर आधारित हो सकते हैं, कौन से प्रश्न स्टेटमेंट बेस्ड हो सकता है, कौन सा प्रश्न टेबल के फॉर्म में हो सकता है। ये तमाम बातें मैंने पहले वीडियो में की है। आज मैं उन्हीं राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों का एक सेट में लेकर आया हूं और वो प्रश्न बहुत ही उपयोगी हैं, विशेषकर आने वाली परीक्षाओं के लिए, चाहे वो एसएससी की परीक्षा हो, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षा हो, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो। सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न काफी रेलिवेंट है और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि प्रश्नों का ट्रेंड चेंज हो रहा है। मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूं, आप इस बात को गांठ बांध लें। एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें 4 विकल्प होते हैं, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 2 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला तरीका सेलेक्टिव का, यानी 4 विकल्प होंगे। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूं। यह प्रश्न है, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को सुनिश्चित करने तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। इसमें 4 विकल्प हैं। आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते, कैसे देंगे उत्तर? अगर लेकिन इसमें से कुछ विकल्पों के बारे में आप जानते हैं, जो विकल्प दिए गए हैं, जैसे प्रस्तावना विकल्प है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक विकल्प है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है। आप प्रस्तावना के बारे में शायद नहीं जानते हो, लेकिन ये आपको पता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या है। आपको यह पता है कि मौलिक अधिकार में क्या है। आपको अगर यह पता है कि मौलिक कर्तव्य में क्या है, तो निश्चित तौर पर अगर ये तीनों के बारे में आप जानते हैं तो चौथा प्रस्तावना ही इसका उत्तर होगा। इसको हम कहते हैं रिट्रेच पॉलिसी, यानी छांटने की, विकल्प को हटाने की, और हटाने के बाद जो विकल्प बच जाता है वही प्रश्न का उत्तर होता है। दूसरा तरीका सेलेक्ट करने की। अगर प्रश्न है कि भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को सुनिश्चित करने तथा संरक्षित करने का भाव निहित है, आपको यह पता है कि ये तीनों शब्द संविधान की प्रस्तावना में है, तो 3 विकल्प को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधा इसका उत्तर प्रस्तावना दे सकते हैं। इसलिए सेलेक्टिव और रिट्रेचमेंट, ये दोनों पॉलिसी को एडॉप्ट करना चाहिए। और कभी कभी रिट्रेचमेंट पॉलिसी की वजह से हम कठिन से कठिन प्रश्न को बहुत सरलता से, बहुत सहजता से सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए ये 2 पॉलिसी हमेशा एडॉप्ट करनी चाहिए, एक छांटने की विधि और दूसरा चुनने की विधि। अब मैं प्रश्न की तरफ आता हूं। ये हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न मैंने अभी पढ़ा, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित। प्रस्तावना में ये सारे शब्द शामिल किए गए हैं, इसका उत्तर प्रस्तावना। प्रस्तावना हमारे संविधान का प्रारंभिक रूप है, हमारे संविधान का परिचय है। प्रस्तावना से ही संविधान का उद्देश्य स्पष्ट होता है, प्रस्तावना से ही संविधान का लक्ष्य स्पष्ट होता है, प्रस्तावना से ही संविधान का दर्शन स्पष्ट होता है और प्रस्तावना से ही सरकार संविधान की आइडियोलॉजी स्पष्ट होती है। तो ये चारों शब्द इस प्रस्तावना से जुड़े हुए हैं। ये हमारा प्रस्तावना ही है जो अनुच्छेदों में विस्तारित है। प्रस्तावना में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य का स्वरूप कैसा होगा। प्रस्तावना में यह स्पष्ट किया गया है कि न्याय सुनिश्चित कैसे की जाएगी। प्रस्तावना में यह स्पष्ट किया गया है कि नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रता दी जाएगी। प्रस्तावना में ही यह स्पष्ट है कि समानता स्थापित करने की कोशिश की जाएगी और समानता के लिए बंधुता का होना अति आवश्यक है। इसलिए यह सब संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट किया गया है, जो संविधान अनुच्छेदों में विस्तारित है। और इसलिए ये एकता, संप्रभुता और अखंडता, एकता देश की को कैसे एक रखें। बहुत सी चुनौतियां हैं देश के अंदर, बहुत सी अलगाववादी
ताकतें सक्रिय हैं जो लगातार हमारी एकता पर प्रहार कर रही हैं। इन चुनौतियों का सामना हमें कैसे करना है? संप्रभुता, हमारी संप्रभुता खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। भारत 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहा, हमारी संप्रभुता नष्ट हो चुकी थी। हमने बहुत त्याग और परिश्रम से इस संप्रभुता को हासिल किया है। हम किसी भी सूरत में इसे खोना नहीं चाहेंगे। इसलिए संविधान ने प्रस्तावना को अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके बाद अखंडता, देश को एक कैसे रखें, इतनी विविधता, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां, विभिन्न प्रकार की भाषाएं, विभिन्न प्रकार की बोलियां, ये तमाम को एक सूत्र में कैसे बांध कर रखें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए अखंडता को सुनिश्चित किया गया है। तो ये संविधान की प्रस्तावना में, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। यूनिटी, सोवर्निटी और इंटीग्रिटी, ये तीनों शब्द हमारे प्रियम्बल्स में मौजूद। हमने ये स्पष्ट किया है, क्लियर किया है कि ये हमारे लिए एक चैलेंज है और हमें इसे हर हाल में किसी भी कीमत पर हासिल करना है। अब मैं दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। दूसरा प्रश्न प्रस्तावना से ही संबंधित है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, यानी बंधुत्व, ये दुनिया में होने वाली कौन सी क्रांति से ये शब्द निकले? इसमें 4 विकल्प हैं। रूस की क्रांति के बारे में भी आपने सुना होगा, चीन की क्रांति के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, फ्रांस की क्रांति के बारे में भी आपने किताबों में पढ़ा होगा, अमेरिका में भी एक क्रांति हुई थी। ये तीनों शब्द कौन सी क्रांति से निकले हैं? आप भी सोचें। आज दुनिया के हर लोकतांत्रिक देश इन तीनों स्तंभ पर टिका हुआ है, जहां स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है, समानता सुनिश्चित की गई है और बंधुता को सुनिश्चित किया गया है। ये तीनों शब्द कौन सी क्रांति से लिए गए हैं? तो इसका उत्तर फ्रांस की क्रांति। 1789 में फ्रांस की में क्रांति हुई थी और इस क्रांति से 3 शब्द, लिबर्टी, इक्विलिटी और फ्रेटर्निटी जैसे शब्द सामने आए, जो आज पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का आधार बन गया। आज पूरी दुनिया में अगर कोई भी रूलिंग सिस्टम है तो डेमोक्रेटिक सेटअप है, और डेमोक्रेटिक सेटअप में लिबर्टी, इक्विलिटी और फ्रेटर्निटी को सुनिश्चित किया गया है, इसकी गारंटी दी गई है। इसलिए ये तीनों शब्द फ्रांस की क्रांति से लिए गए। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, हर स्तर की परीक्षाओं में ये रिपीट हुआ है, क्योंकि ये फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों बेस्ड, फैक्ट भी है इसमें और कॉन्सेप्ट्स भी है, ये दोनों का ब्लेंड है। इसलिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एवरी एग्जाम्स। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम ये की तरफ बढ़ता हूं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? भारत तो कहते ही हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, आर्यावर्त भी कहते थे, लेकिन आज भारत, इंडिया और हिंदुस्तान, ये 3 शब्द का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। हमारे संविधान में भारत को क्या कहा गया है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। यानी इंडिया को किस रूप में डिनोट किया गया है? भारत के रूप में डिनोट किया गया है। अब आप इन विकल्पों को देखें और इस विकल्प से करेक्ट आंसर सेलेक्ट करें, क्योंकि यहां सेलेक्ट करना है। और प्रियम्बल आपने पढ़ा होगा जिसमें लिखा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। अब यहां पे रिट्रेसमेंट पॉलिसी भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं और सेलेक्टिव पॉलिसी भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आपका उत्तर करेक्ट हो तो आपको कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करें? इसमें हिंदुस्तान अर्थात भारतवर्ष, इससे हमारा प्रियम्बल शुरू नहीं होता है। इंडिया अर्थात हिंदुस्तान, इससे भी नहीं होता है। इंडिया अर्थात भारत, इसी से हमारा प्रियम्बल शुरू होता है। तो संविधान में देश को भारत और इंडिया कहा गया है। ये 2 शब्द
इस देश के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? तो इसका उत्तर इंडिया अर्थात भारत होगा। भारत देश अर्थात इंडिया, यह विकल्प सही नहीं है। तो इस चारों विकल्प में करेक्ट ऑप्शंस इंडिया अर्थात भारत। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख किस भाग में? यानी भारत का एक वैश्विक कर्तव्य भी है। जब देश आजाद हुआ तो विश्व के प्रति भारत का क्या कर्तव्य होगा, इसे निर्धारित किया गया, संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया, उसे अनुच्छेदों में रखा गया। चाहे वैश्विक शांति हो, क्षेत्रीय विवाद हो, इसमें भारत की क्या भूमिका होगी? क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, संपूर्ण संसार एक परिवार है, इसलिए भारत को पूरे विश्व की चिंता होती है, न सिर्फ भारत की चिंता होती है। इसलिए हमारे संविधान में यह स्पष्ट किया गया कि भारत का एक लक्ष्य यह भी है कि दुनिया में शांति स्थापित कैसे हो, क्योंकि दुनिया ने दो विश्व युद्ध झेले हैं। हम तीसरे विश्व युद्ध के बिल्कुल मुहाने पे खड़े हैं। चाहे रूस और यूक्रेन का वॉर हो, इजराइल और फिलिस्तीन का वॉर हो, इस प्रकार के क्षेत्रीय विवाद निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और ये क्षेत्रीय विवाद विस्तारित होकर विश्व रूप का एक धारण कर सकते हैं, वैश्विक युद्ध का रूप धारण कर सकते हैं। इसलिए हर एक देश की जिम्मेदारी है कि दुनिया में शांति कैसे स्थापित हो, इसके लिए निरंतर प्रयास करे, और भारत ने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए ये हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये हमारे लिए एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, हमने इसे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है। यानी ये कंपल्सन है भारत के लिए कि भारत को ऐसा करना चाहिए। तो संविधान में अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को इनहैंस करने के लिए, उसके संवर्धन के लिए किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व में, क्योंकि इसमें राज्य की नीति क्या होनी चाहिए इसी का उल्लेख किया गया है। तो वैश्विक नीति क्या होनी चाहिए, दूसरे देशों के प्रति भारत की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, यह भारत को तय करना है। इसलिए यह राज्य के नीति निदेशक तत्व में इसे रखा गया है। इसके लिए एक अनुच्छेद की व्यवस्था की गई है और इसमें इसका पूरी तरह वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व इस प्रश्न का उत्तर होगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख किया गया है। यानी भारत को जिम्मेदारी दी गई है कि विश्व के प्रति भारत का कर्तव्य क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूं। भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, हमारे देश का जो संविधान है उसका नेचर क्या है? नेचर इन द सेंस रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कठोर संविधान है, कठोर एवं लचीला यानी रिजिड एवं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस है, लचीला संविधान यानी फ्लेक्सिबल है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आखिरकार ये प्रकृति की बात कर रहा है। ये प्रश्न प्रकृति किस संदर्भ में पूछा गया है? बदलाव के संदर्भ में। फ्लेक्सिबल जिसे आसानी से बदला जा सके, आसानी से उसको अमेंड किया जा सके, कठोर जिसे अमेंड करने में कठिनाई हो, जिसे आसानी से अमेंड नहीं किया जा सके। तो भारत का संविधान दोनों का मिक्स्ड है, यानी कठोर भी है और लचीला भी है। हम किसी किसी अनुच्छेद को बहुत आसानी से संशोधित कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी से हम इसे अमेंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिसे अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। कुछ आर्टिकल तो ऐसे हैं जिनको अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ स्टेट्स का कंसेंट जरूरी है। स्टेट्स असेंबली से वो ऑर्डिनेंस पास होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इसे रिजिड भी बनाया गया और फ्लेक्सिबल भी बनाया गया कि कोई इसे आसानी से अमेंड न कर सके, और दूसरा जब आवश्यकता हो तो उसे आसानी से संशोधित किया जा सके। इसीलिए भारत का संविधान
यानी भारत के संविधान की प्रकृति कठोर एवं लचीला दोनों है। ना सिर्फ कठोर है, ना सिर्फ लचीला है, बल्कि कठोर और लचीला दोनों है। यह है भारत के संविधान की प्रकृति। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पंथ निरपेक्ष एवं समाजवाद, यानी समाजवाद यानी सामाजिक समानता। समाज में समानता कैसे स्थापित होगी? किसी भी प्रकार की छुआछूत और भेदभाव को कैसे मिटाया जा सकता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यानी मूल संविधान में ये दोनों शब्द नहीं थे, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद। ये दोनों शब्द नहीं थे। दोनों शब्द को कौन से संविधान संशोधन के जरिए इसे संविधान में शामिल किया गया? विकल्प है 42वां संविधान संशोधन, और चर्चित संशोधन है ये 49वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत चर्चित संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते, लेकिन आप इन तीन विकल्प, इसमें से किसी तीन विकल्प के बारे में आप जानते हैं, तो चौथा जो विकल्प बचेगा वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगर आप ये जानते हैं कि ये दोनों शब्द किस संशोधन के जरिए जोड़े गए, तो आप डायरेक्ट उस ऑप्शंस को टिक करेंगे जो ऑप्शन इसका करेक्ट। तो आप भी बताएं, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद 42वें संविधान संशोधन के जरिए इसे संविधान में जोड़ा गया। ये दोनों शब्द हमारे मूल संविधान में नहीं थे। यानी 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था, इस संविधान में पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलरिज्म, समाजवाद यानी सोशलिज्म, ये दोनों शब्द नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और ये इतना व्यापक संशोधन था, यानी संविधान के लगभग सभी पक्ष में संशोधित किया गया था। इसलिए इसे मिनी संविधान भी कहते हैं, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस इसे दर्जा दिया गया, क्योंकि संसद का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां कम कर दी गई, राष्ट्रपति की शक्तियां कम कर दी गई। यानी संविधान का कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण भाग नहीं था जिसमें संशोधन न किया गया हो। इवन प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया। इससे संबंधित मैं एक और बात बताना चाहता हूं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर ले। समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, ये दो शब्द शामिल किए गए। पहली बार प्रस्तावना को संशोधित किया गया, और यह संशोधन आखिरी बार भी था। यानी 42वें संविधान संशोधन के बाद, यानी 1976 में जो संविधान संशोधन किया गया, उसके बाद प्रस्तावना में कभी संशोधन नहीं किया गया। यानी एक ये प्रश्न हो सकता है, प्रस्तावना को पहली बार और आखिरी बार कब संशोधित किया गया था? तो 1976 में। कौन से संशोधन में? 42वें संशोधन। इसके बाद तमाम संशोधन हुए, लेकिन कभी प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया गया। इससे संबंधित ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन से संबंधित कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये दो शब्द, पंथ निरपेक्ष यानी देश का नागरिक किसी भी पंथ को अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अंतरात्मा की इच्छा से अपना सकता है। समाजवाद एक लक्ष्य है, समाज में समानता स्थापित करना, यानी किसी भी प्रकार के भेदभाव को, चाहे वो आर्थिक आधार पर भेदभाव हो, सांस्कृतिक आधार पर भेदभाव हो, जातीय भेदभाव हो, राजनीतिक भेदभाव हो, किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास। इस समाजवाद को हमने अपनी प्रस्तावना में, यानी हमने इसे अपनी आइडियोलॉजी बना लिया, सोशलिज्म को, जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया। अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अमेंडमेंट से ही रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अमेंडमेंट है। निम्नलिखित
में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया, यानी स्टेटस दिया गया स्टेट का। और जब ये स्टेट का दर्जा दिया गया तो ये भारत का 22वां राज्य बना। 22वां राज्य बना। इसे याद रखिएगा कि अगर जब सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तो ये भारत का कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य बना। आज भारत में 28 राज्य हैं। 36वां संशोधन, 35वां संशोधन, 38वां संशोधन और 40वां संशोधन। इस प्रश्न का उत्तर 36वां संविधान संशोधन। हालांकि 35वां संविधान संशोधन भी सिक्किम से ही संबंधित है। जब सिक्किम को एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया, जब सिक्किम को एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया वो 35वें संविधान संशोधन के जरिए दिया गया। अगर प्रश्न पूर्ण राज्य का ना होकर एसोसिएट राज्य सिक्किम को कब बनाया गया, कौन से संशोधन के जरिए बनाया गया, तो इसका उत्तर 35वां संविधान संशोधन होगा। लेकिन कंप्लीट स्टेटस स्टेट का मिला 36th अमेंडमेंट से सिक्किम को। इसे दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक कब एसोसिएट बना और दूसरा कब ये पूर्ण राज्य बना और कौन से संविधान संशोधन के जरिए इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित विधि कौन बनाता है? नागरिकता यानी भारत का नागरिक कौन है? यानी भारत का नागरिक कौन है? इसे भी कि कौन हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे देश का निवासी हो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो कौन कौन सी शर्तें हैं उसके लिए? जब देश आजाद हुआ उस समय भारत का स्वतः नागरिक कौन हुआ? भारत विभाजन के उपरांत हजारों लोग पाकिस्तान से भारत आए, क्या वो भी भारत के नागरिक होंगे? वो कौन सी तारीख है जो डेडलाइन थी कि इस तारीख से पहले आने वाले जो भी लोग होंगे वो भारत के नागरिक होंगे? इस प्रकार यानी नागरिकता से संबंधित कानून कौन बना सकता है? आपको पता है, अगर आप शायद नागरिकता से संबंधित कानून कौन बना सकता है अगर इसके बारे में ना पढ़ा हो, लेकिन आपने यह पढ़ा हो कि भारत में कानून बनाने का अधिकार संसद को है, तो स्वाभाविक है कि नागरिकता भी इस देश के नागरिकों से जुड़ा हुआ है, तो इसके संबंध में भी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास ही होगा। ऑब्वियसली इसका उत्तर नहीं जानते हुए भी कभी आपने नहीं पढ़ा हो कि नागरिकता से संबंधित कानून कौन बना सकता है, आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, करेक्ट उत्तर दे सकते हैं, यानी संसद बना सकता है। अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता से संबंधित प्रोविजंस किए गए हैं। 11 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि नागरिकता से संबंधित वो कानून बना सकता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम काफी चर्चित संशोधन था।
जिसमें 3 देशों से यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले नॉन मुस्लिम्स को भारत की नागरिकता दी जाएगी। और 2024 में 24 व्यक्तियों को एक साथ इस कानून के तहत, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत एक साथ नागरिकता प्रदान की गई। यानी यह कानून भारत में लागू हो चुका है और इस कानून के जरिए नागरिकता प्रदान की जा रही है। अब इससे संबंधित यह प्रश्न आ सकता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम में किन किन देशों से आने वाले माइनॉरिटीज यानी नॉन मुस्लिम्स कम्युनिटी के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। यह संशोधन काफी चर्चित रहा था, पूरे देश में इस संशोधन का विरोध किया गया था। तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर देने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई होगी। और इससे संबंधित अन्य प्रश्नों का भी आप उत्तर दे सकते हैं। अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता से संबंधित प्रोविजंस का वर्णन किया गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार की प्रकृति के संबंध में, नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कर सही उत्तर का चयन करें। यानी मौलिक अधिकार जो सुनिश्चित किया गया है हमारे संविधान में, चाहे वो समानता का अधिकार हो, चाहे स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, चाहे संवैधानिक उपचार का अधिकार हो, ये तमाम अधिकार की प्रकृति क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव। अब इसके आप विकल्प पर ध्यान दें। आप विकल्प को एक बार गौर से देखें। सकारात्मक यानी पॉजिटिव है, नकारात्मक नेगेटिव है। सकारात्मक एवं नकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, न तो सकारात्मक और ना ही नकारात्मक, यानी न्यूट्रल है। ना तो नेगेटिविटी है इसमें, ना ही पॉजिटिविटी है, यानी ये क्या है? न्यूट्रल है। दैट इज इट। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे देंगे? नेगेटिव, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मौलिक अधिकार नकारात्मक कैसे हो सकता है, नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो फंडामेंटल राइट में राज्य के संदर्भ में यह कहा गया है, राज्य ऐसा नहीं कर सकता। राज्य किसी के साथ कानून के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य जन्म स्थान, धर्म, जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 17 में छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया है, यानी कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की प्रथा को प्रोत्साहन नहीं दे सकता है। तो इस प्रकार क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट के द्वारा पॉलिटिकल राइट को सुनिश्चित किया गया। यानी मौलिक अधिकार के जरिए नागरिकों के राजनीतिक अधिकार को सुनिश्चित किया गया, पॉलिटिकल राइट्स को सुनिश्चित किया गया। तो फंडामेंटल राइट जिसमें राज्य ऐसा नहीं कर सकता, यह कहा गया। तो यानी नेगेटिविटी है, यानी मौलिक अधिकार की प्रकृति क्या होनी चाहिए? सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है, जिसमें राज्य को ऐसा करने से रोका गया है, यानी नकारात्मक, यानी नेगेटिव, जिसमें राज्य को ऐसा करने से रोका गया है। अनुच्छेद आर्टिकल 32
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें 5 तरह के रिट जारी किए जाते हैं अगर किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इस प्रकार की याचिकाएं जारी की जाती हैं, इस प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। तो राज्य ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए फंडामेंटल राइट का नेचर नकारात्मक है। राज्य नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, इसी अधिकार का दूसरा हिस्सा है, जिसमें यह कहा गया है कि राज्य को ऐसा करना चाहिए। जब राज्य कोई पॉलिसी बनाए तो मानव कल्याण, जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाए। इस देश के कल्याण के लिए पॉलिसी होनी चाहिए। क्यों? इंडिया इज वेलफेयर स्टेट। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। यह संविधान ने तय कर दिया है कि राज्य की कोई भी नीतियां कल्याणकारी होनी चाहिए, जन के अहित के लिए नहीं होनी चाहिए, जन विरोधी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से नागरिकों के सामाजिक और अधिकार, आर्थिक अधिकार को सुनिश्चित किया गया है, उनके सोशल राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स को प्रिजर्व किया गया है। इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट्स, अगर प्रश्न आ जाए कि व्हाट इज नेचर ऑफ डीपीएस यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, तो उसका नेचर पॉजिटिव है, क्योंकि उसमें राज्य को ऐसा करने के लिए कहा गया है। यह उसका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राज्य को ऐसा करना चाहिए। लेकिन मौलिक अधिकार नेगेटिव अप्रोच है, क्योंकि राज्य ऐसा नहीं कर सकता है। समझ गए होंगे? अगर ऐसे प्रश्न आए तो इस प्रकार उत्तर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा किसी भी प्रकार की छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया है? छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी, जैसे जातीय भेदभाव। भारतीय समाज जातीय व्यवस्था पर आधारित है, और यह जातीय व्यवस्था हायरार्की में है। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, इनके बीच एक दूरियां हैं। प्रथाओं की वजह से, परंपराओं की वजह से एक दूरियां बन गई हैं। इन दूरियों को मिटाना जरूरी है, और ये पैटर्निटी के जरिए ही ये जो दूरियां हैं हम खत्म कर सकते हैं। इसीलिए पैटर्निटी को कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रियम्बल में भी रखा गया है, और इसके लिए एक स्पेशल आर्टिकल भी बनाया गया है कि चाहे कोई भी सरकमस्टेंस हो, हम अनटचेबिलिटी को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। और यह राज्य का कर्तव्य है कि इस अनटचेबिलिटी को, चाहे वो कास्ट बेस्ड हो, चाहे वो पॉलिटिकल बेस्ड हो, कल्चरल बेस्ड हो, सोशल बेस्ड हो, किसी भी प्रकार की छुआछूत को समाप्त करने की कोशिश की जानी चाहिए। और यह सिर्फ राज्य का कर्तव्य नहीं है, हमारा और आपका भी कर्तव्य है, क्योंकि हम भी इसी जाति व्यवस्था और इसी सामाजिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। इसकी अच्छाइयां और बुराइयां दोनों समझते हैं। इसलिए इस आर्टिकल को सक्रिय बनाने के लिए हमें और आपको मिलकर प्रयास करना चाहिए, ताकि हर प्रकार की छुआछूत को इस समाज से मिटाया जा सके और एक मजबूत भारत बनाया जा सके। तो अब इस प्रश्न का उत्तर 4 आर्टिकल दिए गए हैं। चारों आर्टिकल मौलिक अधिकार से संबंधित है। छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी, यह मौलिक अधिकार से ही संबंधित है, यानी समानता का अधिकार। अगर छुआछूत को मिटाते हैं तो हम कौन से लक्ष्य को हासिल करेंगे, कौन सी आइडियोलॉजी को हम हासिल करेंगे? अनटचेबिलिटी को समाप्त करने की, यानी छुआछूत को प्रतिबंधित करने के लिए। तो छुआछूत को प्रतिबंधित करने के लिए संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रोविजन किया गया है? 16 में नहीं, 17 में, 18 में, 19 में। 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ये तीनों आर्टिकल समानता के अधिकार से संबंधित है, और इन्हीं 3 विकल्पों से उत्तर है, और उत्तर है अनुच्छेद 17 यानी
आर्टिकल 17, जहां किसी भी प्रकार की अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिटेड किया गया है, रोकने की कोशिश की गई है, इसके आधार पर कानून बनाए गए हैं, उसमें सजा का प्रोविजन है। जाति सूचक शब्द का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस प्रकार के प्रोविजंस इसलिए किए गए हैं कि सामाजिक दूरियों को मिटाया जा सके, देश को एक किया जा सके, देश को मजबूत बनाया जा सके। तो आर्टिकल 17 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डेड आर्टिकल, क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए कोई इस आर्टिकल के जरिए उसे कोई पनिश नहीं किया जा सकता। इस आर्टिकल को बेस बनाकर कानून बनाया गया जिसमें पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया, और ये एक ऐसा आर्टिकल है जो कि ऑब्सोल्यूट है। जैसा कि आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार ऑब्सोल्यूट नहीं है। मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है, मौलिक अधिकार को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, लेकिन आर्टिकल 17 एक ऑब्सोल्यूट है, क्योंकि राज्य किसी भी परिस्थिति में इस प्रकार की प्रथाओं को प्रोत्साहित नहीं कर सकती है। इसलिए अनटचेबिलिटी को यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये लोगों के आम जीवन से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। हर कदम पर इस आर्टिकल की आवश्यकता महसूस होती है। इसलिए चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर जीवन की परीक्षा हो, यह प्रश्न हमेशा आपके सामने खड़ा होता है। कभी उत्तर मिलता है, प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो आप उत्तर ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर समाज के स्तर पर देखें तो आज भी यह प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया है, और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपात मौलिक अधिकार के कौन कौन से अनुच्छेद आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते हैं? यानी दो ही ऐसे आर्टिकल हैं या दो ही ऐसा मौलिक अधिकार है जो सस्पेंड नहीं होता है। प्रश्न से तो ही स्पष्ट है, बाकी सस्पेंड हो सकते हैं। यानी यह मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है, मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है, तब आपातकाल के दौरान, जब देश में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, उस दौर में मौलिक अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन दो ऐसे आर्टिकल हैं, वो आपको चुनना है, वो आपको बताना है कि आपके वो कौन से अधिकार हैं, हमारी वो कौन से अधिकार हैं जो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते हैं। ये तो सबको जानना चाहिए, छात्र को भी जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, एवरी पर्सन ऑफ कंट्री, एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री, कि कौन कौन से अधिकार हैं जो कि आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते हैं, उसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। अगर सरकार या राज्य अगर कोशिश करता है तो आप अदालत में जा सकते हैं, अदालत आपकी सुरक्षा करेगा, क्योंकि कोर्ट इज ए कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए अनुच्छेद 16 और 15, अनुच्छेद 18 और 19, 4 विकल्प हैं इसमें, अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 23 और 24। इस प्रश्न का उत्तर होगा अनुच्छेद 20 और 21, और ये संशोधन करके ये व्यवस्था की गई जब 44वां संविधान संशोधन हुआ। चौवालीसवां संविधान संशोधन के जरिए इसे संशोधित किया गया, और यह व्यवस्था की गई क्योंकि उसके पहले आपातकाल का दौर था और उस आपातकाल में सारे मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। 20 और 21 की, जहां 20 किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है, तो 21 जीने का अधिकार देता है। 21 का दायरा काफी बढ़ चुका है,
2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के द्वारा आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार। जब शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में लाया गया तो अनुच्छेद 21A में रखा गया, आपने पढ़ा भी होगा। तो यह आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी आपका शिक्षा का अधिकार किसी भी सूरत में निलंबित नहीं किया जा सकता है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। शिक्षा प्राप्त करना आपका हक है, क्योंकि यह जीने के अधिकार में आता है। अभी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 2-3 वर्ष पहले एक प्रश्न पूछा गया था, लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार संविधान के कौन से अधिकार में आता है, किस अनुच्छेद में यह अधिकार दिया गया है? क्योंकि राइट टू प्राइवेसी से जुड़ा हुआ है यह मामला। कोई भी व्यक्ति किससे विवाह करेगा, उसका लाइफ पार्टनर कौन होगा, उसे पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए इसमें, यह तय करने के लिए, निर्णय करने के लिए। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह प्रश्न पूछा गया था कि यह किस आर्टिकल में अधिकार दिया गया है। तो जीने का अधिकार, क्योंकि जीवन साथी चुनने का अधिकार भी जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है, इसलिए अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 ये किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होते, विशेषकर आपातकाल के दौरान, क्योंकि स्पष्ट प्रश्न में यह दिया गया है कि आपातकाल या बिना कारण, आर्टिकल 21 ये क्या कहता है, किसी भी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को, नागरिक ही नहीं किसी व्यक्ति को स्थापित प्रक्रिया के बिना प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी एक स्थापित प्रक्रिया है, उसके द्वारा उसे वंचित किया जा सकता है, अन्यथा उसे नहीं किया जा सकता है। तो आपातकाल के दौरान भी नागरिकों के, इस देशवासियों के आर्टिकल 20 और 21 सुरक्षित हो, क्योंकि आपातकाल के दौरान अगर किसी अधिकार का सबसे अधिक उल्लंघन हुआ तो वो इसी अधिकार का हुआ था। इसलिए जब 44वां संशोधन हुआ तो वो तमाम विसंगतियों को हटाया गया जो 42वें संविधान संशोधन के जरिए इस संविधान में लाया गया था। तो इस प्रकार जब कभी भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएं, ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लिमिटेड है, इसलिए यहां पर रिपीट होने की संभावना बहुत अधिक होती है और ऐसे प्रश्न कई बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए ये प्रश्न आपको याद हो जाने चाहिए। बिल्कुल आर्टिकल 20 और 21 आपके निजी जीवन से जुड़ा हुआ है। कल आप भी निर्णय लेंगे मुझे किसके साथ रहना है, यह आपको पता होना चाहिए। ये गवर्नमेंट तय नहीं करेगी, ये स्टेट तय नहीं करेगा कि आपका लाइफ पार्टनर कौन होगा, ये आप तय करेंगे, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूं। संविधान में राज्य की नीति निदेशक तत्व को शामिल करने के पीछे उद्देश्य क्या था? क्यों 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51, इस अनुच्छेदों के बीच राज्य के नीति निदेशक तत्व को रखा गया। विभिन्न आर्टिकलों में कई बार संशोधन हुआ, संशोधन में राज्य नीति निदेशक तत्व की अकाउंटेबिलिटी तय करने की कोशिश की गई। सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, यानी डीपीएस का क्या मोटिव है, एक सोशल डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिश हो, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिश हो, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र यानी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक सेटअप हो, या गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना हो। यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व के द्वारा संविधान क्या सुनिश्चित किया गया है, यह हमें कौन सा अधिकार देता है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट भी फंडामेंटल राइट का ही पार्ट है, यानी बिल ऑफ राइट
यानी अधिकार पत्र का दो हिस्सा, फंडामेंटल राइट इनफोर्सेबल है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स नॉन इनफोर्सेबल है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सामाजिक और आर्थिक अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। कौन से राइट्स? पॉलिटिकल राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स। इकोनॉमिकल राइट्स ये दो ऐसे राइट्स हैं जो डीपीएस के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं, जबकि फंडामेंटल राइट्स मैंने अभी बताया पॉलिटिकल राइट्स को सुनिश्चित किया गया है और डीपीएस के जरिए सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को सुनिश्चित किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने की कोशिश राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जरिए की गई। अब नेक्स्ट और संभवतः यह हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से ये किसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया, यानी फंडामेंटल ड्यूटी। मौलिक अधिकार तो पहले से था, फंडामेंटल राइट तो पहले से था, फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल किया गया। 40 सेकेंड्स अमेंडमेंट। अमेंडमेंट के द्वारा यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। नागरिक अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य का भी वर्णन किया गया। मूल संविधान में यानी जब मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया तो नागरिकों के लिए 10 कर्तव्य निर्धारित किए गए। देश अपेक्षा करता है, यह बाध्यता नहीं है, कंपल्सन नहीं है। देश अपेक्षा करता है कि देश के नागरिक होने के नाते आप इन कर्तव्यों का निर्वहन करें, देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा करें, राज्य की संपत्ति की सुरक्षा करें, वन्य जीवों के संवर्धन के लिए प्रयास करें। इस प्रकार के 10 कर्तव्य निर्धारित किए गए। जब 86वां संविधान संशोधन किया गया और शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21A में रखा गया तो कर्तव्यों में भी एक कर्तव्य जोड़ दिया गया, यानी अब 11 कर्तव्य हो चुके हैं। यानी जिस प्रकार राज्य का एक कर्तव्य है उसी प्रकार बच्चों के माता पिता या उनके संरक्षक का यह कर्तव्य है कि उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था वो करें, ये उनकी ड्यूटी है और उसे मौलिक कर्तव्य में जोड़ दिया गया 86th अमेंडमेंट के द्वारा। तो प्रश्न यहां पर यह है, 4 समिति दी गई है, 4 समिति में इसमें किसी एक समिति को आपको चुनना है। यहां रिप्लेसमेंट पॉलिसी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि अशोक मेहता समिति किससे जुड़ा हुआ है, अयंगर समिति किससे जुड़ा हुआ है, स्वर्ण सिंह समिति किससे जुड़ा हुआ है, ठक्कर समिति किससे जुड़ा हुआ है, शायद आप इसका उत्तर नहीं जानते। इसमें से 3 समिति के लक्ष्य को आप जानते हो तो जो बच जाएगा वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को भारतीय संविधान में शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और यह कहां से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया? सोवियत संघ के संविधान से, जो कि आज डिसॉल्व हो चुका है। उस संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य को लिया और अपने संविधान में हमने शामिल किया। कई कमेटियों ने सिफारिश की कि कर्तव्य को अनिवार्य बनाया जाए।
लेकिन लोकतंत्र और अनिवार्यता, डेमोक्रेसी और कंपल्सन एक साथ नहीं चल सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में किसी प्रकार का कंपल्सन नहीं होना चाहिए। अगर कंपल्सन है, दैट इज अगेंस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, सोल ऑफ डेमोक्रेसी, उसकी आत्मा के विरुद्ध है। इसलिए डेमोक्रेसी में किसी प्रकार के प्रतिबंध को अनुमति नहीं दी जाती। इसलिए लेकिन नागरिक होने के नाते हमारा और आपका ये और सबका कर्तव्य है, देश ने आपको दिया है, आप देश को क्या दे रहे हैं, ये तय करना है। इसलिए अनौपचारिक रूप से बाध्यता तो है, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। अगर हम कर्तव्य का पालन करते हैं तो अधिकार तो स्वतः मिल जाएंगे। अधिकार के लिए आपको संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना कर्तव्य करते रहें, चाहे आज हो या फिर आने वाले समय में। अगर आपको कोई जिम्मेदारी मिलती है तो आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन जरूर करें। यह संविधान हमें न सिर्फ व्यवस्था करता है बल्कि इसकी सीख भी देता है। इसलिए स्वर्ण सिंह समिति, और एक बात मैं और बता दूं, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सिर्फ मौलिक कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया था, बल्कि पूरा 42वें संविधान संशोधन का ढांचा इन्हीं की सिफारिश से तैयार किया गया था। और यह स्वर्ण सिंह समिति क्यों बनाया गया था? इसलिए नहीं बनाया गया था कि वो सिफारिश करें कि मौलिक अधिकार को संविधान में शामिल कर लो, नहीं, इसलिए बनाया गया था कि क्या भारत में संसदीय शासन प्रणाली सफल है या राष्ट्रपति शासन प्रणाली को लाया जाए। इसके अध्ययन के लिए, यानी पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को बदलने के लिए स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। और अगर 42nd अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो लगभग पूरा का पूरा अमेंडमेंट स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर ही बेस्ड। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आप सहजता से, आसानी से दे सकते हैं। इससे जुड़े हुए कई सारे प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने 15 प्रश्न का डिस्कस किया, मैंने उत्तर बताए, उत्तर देने के तरीके बताए। आज मैं क्लास एंड कर रहा हूं। धन्यवाद।